हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 एंड आफ्टर। 1857 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब पीपल लोग रिबेल करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड द पीपल, अंग्रेजों की नीतियाँ और लोग। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द पॉलिसीज एंड द पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे कि किस तरह के अंग्रेजों का पॉलिसी था और किस तरह से इंडियन लोगों पे उसका प्रभाव पड़ रहा था, क्या इफेक्ट पड़ रहा था, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। वहाँ पे लोगों पे क्या इफेक्ट था, राजा पे क्या इफेक्ट था, क्वीन, पीजेंट यानी किसान, लैंडलॉर्ड, हर किसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ये भी पढ़ रहे थे किस तरीके से ट्राइबल लोग जो थे उसको विरोध कर रहे थे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नवाब लूज देयर पावर। जो नवाब थे, है ना, इंडिया में, वो लोग अपना पावर लूज कर दिए। सिन द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजा हैड सीन देयर पावर इरोड। क्या करेगा, 18वीं शताब्दी आते आते मिडिल 18th सेंचुरी में, यानी 1750 के बाद, कहने को 1764 में जब वो लोग राजा बना अंग्रेज लोग बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो उसके बाद जो नवाब का पावर थोड़ा थोड़ा कम होते गया। नवाब को भी ऐसा महसूस हुआ। देट ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर, अपना ऑनर यानी मान सम्मान, अपना ऑथोरिटी, सब कुछ वो लोग धीरे धीरे खो रहे थे। रेसिडेंट हैव बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट। द फ्रीडम्स ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, कर रूलर्स का जो फ्रीडम था वो कम हो गया। देर आर्म फोर्स डिसबैंडेड, उनके आर्म फोर्स को डिसबैंड कर दिया गया। एंड देर सब रेवेन्यू एंड टेरिटरी टेकन अवे बाय द स्टेजेस। क्या करा, धीरे धीरे करके उनका जो रेवेन्यू था, ठीक है, और उनका टेरिटरी था, दोनों धीरे धीरे चलता जा रहा था। मैनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत सारे रूलिंग कंपनी थे जो अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए, कर मतलब कि अपना जो उनका राज्य था उसको बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन किया। जैसे फॉर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर आयर ऑफ द किंगडम। क्या करेगा, आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जैसे एक आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा, जिसके तहत बोला गया था कि यदि किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो किसी और के बेटे को नहीं मान सकता और उसका मरने के बाद उसका राज अंग्रेज का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात के विरोध में झांसी की रानी थी, वो कही कि जो हम उसका अडॉप्टेड सन, उनका जो दत्तक पुत्र है, अडॉप्टेड सन है, गोद लिया हुआ बेटा है, उसको राजा मान लिया जाए, है ना, उनके हस्बैंड के मरने के बाद। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड प्लीडेड दैट ही गिवन भी फादर्स पेंशन। तो उसी तरह से नाना, जो पेशवा बाजीराव के बेटे थे नाना साहेब, है ना, वो भी अडॉप्टेड सन थे। तो उनके द्वारा भी कहा गया अंग्रेज को कि आप जैसे पेंशन मेरे पिताजी को देते थे, जैसे मराठा लोगों को पेंशन पे भेज दिया गया था ना, बिठूर में, मराठा से हटा करके बिठूर में जो कानपुर के पास है वहाँ पे भेज दिया गया था। पिछले चैप्टर में लोग पढ़े थे, पिछले आई थिंक पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो उसी तरह से बोला कि जिस तरह से उनके पिताजी को पेंशन मिलता था पेशवा बाजीराव सेकंड को, उसी तरह से नाना साहब को भी पेंशन दिया जाए उनके पिताजी के मरने के बाद। लेकिन वो अडॉप्टेड सन थे तो अंग्रेज मानने से मना कर रहा था। हर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दिस प्लेज। क्या करा, कंपनी को अपने मिलिट्री पावर पे, अपने आप को सुपीरियर होने पे विश्वास था, इसलिए ऐसे बातों को कंपनी नहीं माना। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी नेक्स्ट। अवध जो है वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी था जिसको नेक्स्ट किया गया। 1801 में सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। 1801 में सब्सिडरी अलायंस अवध पे इम्पोज किया गया था। 1856 में इट वाज टेकन ओवर और 1856 में इसको कम्प्लीटली छीन लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न। गवर्नर डलहौजी जो था उसके द्वारा कहा गया कि अवध का जो टेरिटरी है उसको अच्छे तरीके से गवर्न नहीं किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, मतलब राजा जो है अच्छे से गवर्न नहीं कर रहा है। इस कारण से ब्रिटिश लोग जो है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और इस कारण से राजा से जो है अवध का टेरिटरी छीन लेते हैं। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू द एंड। कंपनी ये भी सोचना है कि मुगल डायनेस्टी को कैसे खत्म किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द क्वाइन मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा जो सिक्का बनाया जाता था उसमें पहले मुगल किंग का नाम दिया जाता था, ठीक है, कंपनी के द्वारा बनाए गए सिक्के में मुगल किंग का नाम रहता था कम से कम, उसको भी हटा दिया गया। इन 1449 जनरल डलहौजी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिव एन अदर प्लेस इन द दिल्ली टू रिसाइड इन। क्या करा कि 1849 में डलहौजी के द्वारा घोषणा किया गया कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद, है ना, बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद जो राजा का जो फैमिली होगा उसको जो है रेड फोर्ट से निकाल दिया, क्योंकि रेड फोर्ट उन लोगों का घर हुआ करता था, ठीक है, रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में ही कहीं जगह दे दिया जाएगा रहने के लिए। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, दे वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। क्या करे कि ऐसा कहा गया कि लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल कैनिंग आया था 1856 में डलहौजी के अंग्रेज मतलब कि इंग्लैंड लौट जाने के बाद, ठीक है, तो उसके द्वारा कहा गया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे अंतिम राजा होंगे और उनके बाद जो भी उनका डिसेंडेंट है, मतलब उनका जो भी बाल बच्चा है, उसको किंग नहीं बोला जाएगा बल्कि उनको प्रिंसेस बोला जाएगा। अब द पीजेंट्स एंड द सेपोय, यानी कि जो किसान है और जो सिपाही है उन पे क्या प्रभाव पड़ा। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेज ऑन द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन टू द मनी लेंडर ग्रेजुअली लॉस्ट देयर लैंड दे हैड टू जनरेशन। क्या कह रहा है कि
टैक्स ज़्यादा होने के कारण कई लोग जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनको अपने मनी लेंडर को से पैसा लेना पड़ता था। बाद में मनी लेंडर का पैसा नहीं चुकाने के कारण उनका अपना ज़मीन छीन लिया जाता, जिसको काफ़ी जनरेशन से यूज करते आए हैं। द इंडियन सिपाही द एम्प्लॉय द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट। तो जो इंडियन सिपाही कंपनी के रूल में थे उनको भी अपना एक अलग मतलब कि डिसकंटेंट था, आम सहमति नहीं था, अलग रीजन से। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, उनको अपने पे के बारे में, उनको जो पेमेंट मिलता था उससे वो खुश नहीं थे, अलाउंसेज या कंडीशन ऑफ सर्विस जो उनका था उससे वो खुश नहीं थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड रिलीजियस सेंसिबिलिटीज, कुछ नया नया कानून आया था जो उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटी को भी वायलेट करता था, उनके रिलीजियस बिलीफ को वायलेट करता था। डू नो दैट देयर इन दो दैट मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। क्या कह रहा है कि उसमें कई लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि यदि हम समुद्र को ट्रेवल करेंगे, है ना, समुद्र को ट्रेवल करेंगे तो फिर हम लोग मर जाएंगे या फिर हमारा रिलीजन छीन लिया जाएगा, कास्ट हम लोग छीन लिया जाएगा। इन सो व्हेन इन 1824 द सेपोई वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय सी रूट टू फ्लाइट फाइट द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, दे गेट एग्री टू गो एंड द बाय लैंड रूट। क्या कह रहा है कि इसी कारण से 1824 में कुछ सिपाही को बोला गया था बर्मा जाने के लिए समुद्र के रास्ते से, ठीक है, समुद्री रास्ते से बर्मा जाने के लिए बोला गया, तो कुछ सिपाही से नाराज हो गए और समुद्र रास्ते के बजाय वो लैंड के रास्ते से गए, ठीक है, मतलब समुद्र रास्ते से जाना तैयार ही नहीं हुए। दे वर सिवियरली पनिश्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दिया गया। एंड सिंस इशू डिडंट डाई डाउन इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ, 1856 में एक नया लॉ आया कि दैट एवरी नाउ न्यू पर्सन वुड टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। क्या करे, तो 1856 में एक नया कानून लाया गया कि कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी यदि कंपनी का एम्प्लॉय बनता है, कोई भी नया आदमी यदि कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेता है तो उसको कंपनी के द्वारा जहाँ भेजा जाएगा उसको वहाँ जाना पड़ेगा, है ना। बाद में मत कहना कि हम यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, यदि कंपनी में जॉब करना है तो तुमको जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा नया कानून लाया गया। सेपोई ऑल्सो रिएक्टेड टू दैट हैपनिंग इन द कंट्री साइड, मैनी ऑफ देम वेर पीजेंट्स एंड हैड फैमिली लिविंग इन देयर विलेज। क्या करे कि सेपोई इसके विपरीत में रिएक्ट किया, क्योंकि उनके परिवार जो है गाँव में रहते थे, अब वो पूरे परिवार को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाना चाहते नहीं थे, ठीक है। सो द एंगर ऑफ पीजेंट क्विकली एक्सप्लोड अमंग द सिपाही, इसलिए जो इसका जो एंगर था, जो किसान में एंगर था, धीरे धीरे वही एंगर जब सिपाही में भी आ गया। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म, तो रिफॉर्म के प्रति रिस्पॉन्स कैसे मिला ब्रिटिश को। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, ब्रिटिश ऐसा सोचते थे कि इंडियन सोसाइटी को सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। लॉ वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज द रीमैरेज ऑफ विडोज। क्या करें, कानून पास किया गया सती को रोकने के लिए, प्रैक्टिस ऑफ सती को रोकने के लिए, और विडो रीमैरिज को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए लॉ कानून पास किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट किया गया यहाँ पे। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन द डोमेन्स। क्या करा, 1830 के बाद कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरी को मतलब कि इंडिया में फैलाया गया, कि क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया है कि आप जा करके अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इन 1850 न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी और ईजियर। क्या करें, 1850 में एक नया कानून बनाया गया था जिससे लोगों को क्रिश्चियनिटी में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। इसके तहत कहा गया कि यदि कोई आदमी क्रिश्चियन बनता है तो उसको अपने पूर्वज का संपत्ति रहने दिया जाएगा। मैनी इंडियन बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वे डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन। तो क्या करें, कई इंडियन को ऐसा लगा कि ब्रिटिश जो उनके रिलीजन को तोड़ रहा है, उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, उनके सोशल कस्टम को तोड़ मरोड़ रहा है, उनका जो पुराना जिंदगी जीने का तरीका था उसको तोड़ रहा है। दे वेर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियन थे जो सोशल प्रैक्टिसेज को चेंज करना चाहते थे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट मतलब 7th चैप्टर में, जैसे यहाँ बताया गया। थ्रू द आइज ऑफ पीपल, क्या लोगों के द्वारा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लिस्ट सोर्स दिया उसके बारे में पढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ 84 रूल, 84 रूल आया था, 84 नया कानून आया था, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। गिवन ईयर द एक्सप्रेड फ्रॉम द बुक माझा पर्व, तो कोई एक बुक का नाम है जिसका नाम है माझा पर्व्स, रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। ही एंड हिज अंकल सेट आउट अटेंड अ यज्ञ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। क्या करे कि वो और उसके अंकल जो है निकले थे एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए, जो मथुरा में होने वाला था। महाराष्ट्र से वो निकले थे मथुरा जाने के लिए। विष्णु भट्ट राइट दैट दे मेट सम सेपोई ऑन द वे हु टोल्ड देम टू दे नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज द मैसिव अपहीवल वाज गोइंग टू ब्रेक द 3 days। क्या कह रहा है कि रास्ता में उनको बताया गया कि आगे वो नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि एक मैसिव अपहीवल मतलब कि कहने मतलब लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सा निकला हुआ है, मतलब कि लोग जो है प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, 3 दिन से। तो उन लोग क्या बोले, सिपाही क्या बोला, द इंग्लिश वे डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजियस ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इंग्लिश जो है वाइप आउट करने वाला है, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म को भ्रष्ट करने वाला है। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, 84 रूल बनाया गया है यहाँ पे। एंड अनाउंस इन द गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेज इन कलकत्ता, और कलकत्ता में जितने भी बड़े राजा थे इंडिया में और प्रिंसेज थे उनको बुला करके
उनके सामने पढ़ा 84 रूल को। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस रूल, तो जो राजा थे ऐसे रूल को मानने से इनकार कर दिए। और इंग्लिश को वार्न किया, वार्न द इंग्लिश ऑफ द डायर कंसिक्नेस एंड मैसिव अपहीवल ऑफ दे वर इम्प्लीमेंटेड, और इंग्लिश को बोले कि यदि ऐसा होता है, ऐसा इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा, लोगों के द्वारा मैसिव अपहीवल होगा। दैट द किंग ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल इन ग्रेटर एंगर, और गुस्से में किंग जो हर एक अपने कैपिटल को लौट गए। ऑल द बिग पीपल बिगन मेकिंग प्लान्स, जितने भी बड़े लोग थे वो प्लान बनाने लगे। डेट वाज फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन, तो धर्म के लिए युद्ध, धर्म युद्ध के लिए एक डेट फिक्स किया गया। एंड द सीक्रेट प्लान हैज बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कंटोनमेंट इन मेरठ बाय लेटर सेंट टू डिफरेंट कंटोनमेंट, और इसी तरह का जो है एक प्लान जो है मेरठ के कंटोनमेंट में भेजा गया, मतलब कि मेरठ का जो छावनी था वहाँ पे भेजा गया डिफरेंट कंटोनमेंट से होते हुए, ठीक है। देख नेक्स्ट देर आर सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, तो हर एक रेजिमेंट में एक्साइटमेंट आया अंग्रेज के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डे द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे, क्या कर रहा है कि सूबेदार सीताराम पांडे के मेमोरी में जो था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812, 1812 में उसको सिपाही के रूप में बंगाल नेटिव आर्मी में उसको रिक्रूट किया गया। He served the English for 48 years, retired in 1860, 1860 में रिटायर ही किया। He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by British in front of his eye, क्या कह रहा है कि वो जो है ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया किसमें, तो रिबेलियन को सप्रेस करने में। यहाँ तक उसका एक बेटा भी रिबेल था, मतलब कि अंग्रेज का विरोधी था, और उसके सामने उसके बेटा को गोली मारा गया था अंग्रेज के द्वारा। ऑन रिटायरमेंट ही वाज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेट टू राइट हिज मेमोरी, तो रिटायरमेंट के बाद उसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उसके द्वारा उसको बोला गया कि आप अपना मेमोरी लिखिए कि आप जो है इतने दिन में क्या क्या देखें। ही कंप्लीटेड द राइटिंग 1861 इन अवधि, तो अवधि में 1861 में लिखा है। नॉर्गेट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड लेट द पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सेपोय टू सूबेदार, तो सूबेदार जो हायर पोस्ट होता है, ठीक है, सेपोय लोअर पोस्ट होता है, तो वही यहाँ पे कहा कि 1861 में जो है अवधि में वो लिखा और ट्रांसलेट किया गया उसको नॉर्गेट के द्वारा इंग्लिश में, और बुक का नाम रखा गया फ्रॉम सेपोय टू सूबेदार। तो उसी बुक का एक थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा है कि इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट द सीजिंग ऑफ अवध फाइल्ड द माइंड ऑफ द सेपोय विद डिस्ट्रस्ट एंड लेड टू द प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्या कह रहा है कि यहाँ पे कहा गया कि उसका एक हम्बल ओपिनियन था, मतलब कि अंग्रेज को बोला था कि अवध को जो सीज किया जाएगा, जैसे हुआ था ना कि 1856 में अवध को ले लिया गया था मिस गवर्नेंस के आधार पे, तो उससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रस्ट फैलेगा लोगों के बीच में, मतलब कि जो ट्रस्ट है वो अंग्रेजों के प्रति वो खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग तैयार हो जाएंगे। एजेंट ऑफ द नवाब ऑफ अवध आल्सो एंड आल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर द इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी, क्या करा कि अवध के नवाब और फिर जो राजा थे दिल्ली के, उनके एजेंट जो थे भेजे गए थे पूरे इंडिया में आर्मी को, मतलब कि आर्मी कितने गुस्से में पता करने के लिए। दे वर्क अपॉन द फीलिंग ऑफ सेपोय टेलिंग देम हाउ treacherously the foreigners have behaved toward the king. They invented 10,000 lies and promises. They persuade the soldier to mutiny and turn against their master in English, with object of restoring the emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army power if the soldiers would only act together and do act with advice. क्या कह रहा है कि जो अवध के राजा के जो क्या बोलते एजेंट थे, या फिर दिल्ली के जो राजा के एजेंट थे, अवध के नवाब के एजेंट, दिल्ली के राजा के एजेंट पूरे इंडिया में भेजे गए और सिपाहियों को उकसाने के लिए, मतलब सिपाहियों के बीच में टेम्पर बढ़ाने के लिए और टेम्पर कितना है देखने के लिए ये भेजे गए और लोगों को जो है जागरूक करने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, अगेंस्ट देयर मास्टर, यानी कि अगेंस्ट देयर मास्टर द इंग्लिश के विरोध में, अंग्रेज के विरोध में, ताकि जो है रिवोल्ट यहाँ पे तैयार हो सके। रिवोल्ट के लिए जो है यहाँ पे बैकड्रॉप तैयार किया जा रहा था, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक स्टेज तैयार किया जा रहा था रिवोल्ट के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। थ्रू द आई ऑफ द कॉमन पीपल, तो लोगों के द्वारा क्या कहा गया, टू द ग्लिम्स ऑफ द व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अंडर ब्रिटिश रूल स्टडी सोर्स 1 एंड 2, तो लोग क्या सोच रहे थे ब्रिटिश रूल के बारे में, उसके लिए सोर्स 1 और सोर्स 2 को पढ़े, तो हम लोग अभी पढ़े क्या सोच रहे थे। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे सोर्स 2 का ही यहाँ पे हिस्सा है। इट चांस डेट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंड पार्टीज ऑफ मेन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन फॉर इंस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ न्यू राइफल, क्या कह रहा है इसी समय क्या हुआ कि जो सरकार था यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, अपने एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट में आदमी को ट्रांसफ़र करने लगा और वहाँ पे सिखाने लगा, मतलब कि जैसे हर एक रेजिमेंट से कुछ लोगों को ट्रेंड किया नए राइफल को यूज करने के लिए, ठीक है, और जो लोग ट्रेन हो गए उनको दूसरे रेजिमेंट में भेज दिया गया, दूसरे रेजिमेंट वालों को यहाँ भेज दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे नए राइफल को सीखने, मतलब कि चलाने के लिए सिखाया। दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम अंटिल अ रिपोर्ट गोट अबाउट सम मीन्स और द अदर दैट कार्टेज यूज फॉर द न्यू राइफल्स वर ग्रीज्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, क्या करें कि ये लोग अपना ड्रिल कर रहे थे, मतलब ट्रेनिंग ले रहे थे आसानी से, लेकिन इसी बीच किसी के द्वारा कहीं से, मतलब कि वो खबर आया, किसी भी माध्यम से खबर आया कि इसमें जो कार्टेज यूज़ किया जाता है, ग्रीज कार्ट, इसको मुंह से खींचना पड़ता था और इसमें जो कार्टेज यूज़ किया जा रहा है, ग्रीज यूज़ किया जा रहा है, वो काऊ और पिग के फैट से बनाया गया है। द मेन फ्रॉम आवर रेजिमेंट रोड टू द अदर्स रेजिमेंट, तो क्या करें कि एक रेजिमेंट का आदमी दूसरे रेजिमेंट में लिखने लगा, ठीक है,
इसके बारे में बताने के लिए देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, और धीरे धीरे हर एक रेजिमेंट में एक्साइटमेंट आ गया अंग्रेज के विरोध में। सब मैन पॉइंटेड आउट दैट 40 ईयर सर्विस नथिंग हैड बीन डन बाय द सरकार टू इंस्टॉल देयर रिलीजन। कुछ लोग तो अंग्रेज के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि 40 साल का जॉब में 40 साल हमारा सर्विस को होने वाला है और कभी भी अंग्रेज के द्वारा हमारे रिलीजन को इंसल्ट नहीं किया गया। बट एज आई ऑलरेडी मेंशन द सिपाही माइंड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजर ऑफ अवध। तो लेकिन कहा गया कई लोग तो ये सोच रहे थे, लेकिन उनके माइंड को पहले ही अवध के नवाब के एजेंट और अंग्रेज के जो एजेंट थे, मतलब जो दिल्ली के राजा के एजेंट थे, उनके द्वारा पहले ही उनके माइंड को इन्फ्लेम कर दिया जा चुका था, है ना, कि ऐसा कुछ होने वाला है। इंटरेस्टेड पार्टी वर क्विक टू पॉइंट दैट ग्रेट एम टू इंग्लिश वाज टू टर्न ऑल इनटू क्रिश्चियन। कुछ लोग तुरंत ये बात मतलब कि बोलने लगे कि क्रिश्चियन, मतलब कि अंग्रेज का ये टारगेट है कि जितना भी सिपाही है, जितना भी आदमी, सबको क्रिश्चियन बना दिया जाए, इसलिए नया कार्टेज लाया है ताकि जो है हिंदू और मोहम्मदन दोनों को जो है इससे धर्मभ्रष्ट किया जाए। The Colonel Sahib was of the opinion that excitement which he could not fail to see would pass off as was done before and the recommend me to go my home। तो क्या कह रहा है कि तो सीताराम पांडे द्वारा कहा गया कि हम भी कर्नल साहब को ये बात बताएं एक्साइटमेंट में कि ऐसा सही में है, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा तुमको लगता है तो तुम जॉब छोड़ के घर चले जाओ। तो ये था सीताराम पांडे के द्वारा लिखा गया जो बुक है सिपाही टू सूबेदार, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो यानी कि जो लोग अंग्रेज के बारे में सपोर्ट करते रहे तो उनको जो है प्रमोट किया गया, बाकी लोग रिबेल किए। तो नेक्स्ट आ गया कि म्यूटनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन, एक म्यूटनी किस तरीके से पॉपुलर रिबेलियन बना उसके बारे में। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।